दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर और उसकी स्टोरी चल रही है जंगल डेज एंड नाइट्स। पिछले एपिसोड में जो पार्ट था उसमें केनेथ एंडरसन ने बताया था कि उनके साथ जिंदगी में एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी उनको शर्म आती है बताने में। पहली घटना उन्होंने बताई थी जिसमें कि जंगल में गए थे लेपर्ड की तलाश में, वहां गिद्ध उड़ते हुए दिखे और जब पास में गए तो देखा तो एक औरत की लाश पड़ी हुई है जिसके हाथ बंधे हुए थे बांस से, यानी कि उसका मर्डर किया गया था। और जब मैटर को उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट किया तो पुलिस वालों ने जो सवाल जवाब किए वो ऐसे थे जैसे कि हत्या का शक एंडरसन के ही ऊपर है। और बाद में जब पुलिस ढूंढने गई तो वहां डेड बॉडी भी नहीं मिली क्योंकि हत्यारों ने डेड बॉडी हटा ली थी। 3-4 महीने लगे केनेथ एंडरसन को यह साबित करने के लिए कि उन्होंने डेड बॉडी देखी थी, हत्या नहीं की थी। अब एंडरसन बताते हैं कि ऐसी ही उनके जीवन में एक घटना और हुई है। तो ये जो डेड बॉडी वाली घटना थी ये सेकंड घटना थी। इसके पहले भी उनके साथ एक ऐसी घटना हो चुकी थी और वो घटना ये है। एक बार इनको एक हाथी की लाश पड़ी हुई मिली थी जो कि फुल्ली ग्रोन हाथी नहीं था, यानी कि 8-10 साल की उम्र का हाथी रहा होगा क्योंकि फुल्ली ग्रोन हाथी बनने में करीब 16 साल लग जाते हैं। उस हाथी के कान के पीछे गोली लगी थी और वो छर्रा था जो कि भरमार बंदूक यानी कि देसी बंदूक से मारा गया था। अब ये गोली का निशान साफ साफ पहचाना जा सकता था, इसलिए इन्होंने एक फोटो खींची और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर की और वो फोटो भी दिखाई। अब ये हुआ कि इस घटना की वजह से केनेथ एंडरसन का गेम लाइसेंस यानी जो शिकार करने का लाइसेंस था वो भी कैंसिल होते होते बचा, क्योंकि यह शक किया जाने लगा कि इस हाथी को केनेथ एंडरसन ने ही मारा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह बोला, पहले तो एंडरसन ने गोली मार दी, बाद में कवर करने के लिए यह कहानी बनाई और फोटो खींच के यहां ले आए। अब केनेथ एंडरसन को एक बहुत हाई ऑफिशियल को मिलना पड़ा। उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और एंडरसन को आज भी लगता है कि वो कहानी सुन के उस हाई ऑफिशियल ने यकीन नहीं किया था। लेकिन केनेथ एंडरसन गिल्टी प्रूव नहीं हुए क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड ने उस हाथी के ऊपर लकड़ियां रखकर उसे जला दिया था, क्योंकि आसपास इतनी बदबू फैल रही थी कि बर्दाश्त करना असंभव था। और जब सबूत ही मिट गया तो गिल्टी कैसी, इसलिए केनेथ एंडरसन बच गए। तो शक के आधार पर और सबूत के अभाव में केनेथ एंडरसन को दोषी करार नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें हिदायत दी गई और पूरा शक उनके ऊपर ही था। और इस तरह केनेथ एंडरसन का शिकारी लाइसेंस जाते जाते बचा था। अब एंडरसन बोलते हैं, यह तो छोटी सी प्रस्तावना है, मेन घटना मैं आपको अब सुनाता हूं। एंडरसन और उनके कुछ दोस्त अपने एक दोस्त के यहां से लौट रहे थे जिनका टी प्लांटेशन का कारोबार था। उनका नाम था एल्फी मॉरिसन। मॉरिसन एक बड़ी सी टी स्टेट में मैनेजर थे और ये जो पहाड़ियां थी इनका नाम था बिलीगिरी रंगन माउंटेन्स। अब जिस कार में ये चल रहे थे उस कार के ओनर का नाम था रुस्तम दूधवाला। एक और फ्रेंड था, उसका नाम था विली वॉलन। साथ में थे एंडरसन और उनका बेटा डोनाल्ड एंडरसन। अब इन लोगों ने एल्फी मॉरिसन के साथ डिनर किया था, कॉफी ली थी, उसके बाद शानदार विस्की, और ये लोग अब बातें कर रहे थे। अब आधी रात का वक्त था, ये लोग निकल पड़े और इनको वो टी स्टेट क्रॉस करनी थी और फिर पहुंचना था पुंजूर। अब ये रास्ता था 20 मील का। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कई जगह पे अचानक से ढाल आ जाती थी और दोनों तरफ बांस के पेड़ थे। अब यहाँ पर जिस बात का डर था वो था इंडियन बाइसन, हाथी और सांभर। थोड़ा बहुत डर टाइगर का भी था, लेकिन टाइगर या दूसरे कार्निवोरस जानवर बहुत ज्यादा नहीं थे। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सांभर डियर का भी डर बताया है। सांभर डियर का बहुत ज्यादा डर होता है हर जंगल में आज भी। आज हम सड़क पे चलते हैं तो हाथी से डरते हैं कि हाथी ना मिल जाए। जनरली टाइगर से लोग नहीं डरते क्योंकि गाड़ियां कवर्ड होती हैं, लेकिन कवर्ड गाड़ी में भी जिस जानवर का बहुत ज्यादा डर होता है वो होता है एक तो सांभर और दूसरा नीलगाय का मेल।
ये दोनों जानवर, नीलगाय का मेल भी उतना ही बड़ा होता है जितना सांबर डियर का बड़ी बॉडी है। सांबर के पास बड़े बड़े सींग है, नीलगाय के पास उतने बड़े सींग नहीं है, लेकिन पावर बहुत ज्यादा है और ये किसी भी गाड़ी को तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा जहां पर नीलगाय मिलती है। नीलगाय के मेल को कई लोग माहा भी बोलते हैं। और जब मेरे पास स्कॉर्पियो थी, जब मैं सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप गया हुआ था साहिबाबाद में, वहां एक दूसरी स्कॉर्पियो आई हुई थी और उसका बहुत बुरा हाल था, पूरी पिचकी हुई थी, डैमेज थी। तो वहां बैठ के मैंने पूछा था वेटिंग रूम में कि क्या हुआ, गाड़ी कैसे टूटी? तो बोले माहा चिपक गया था। तो गाजियाबाद के आसपास की गाड़ी थी, तो यहाँ माहा बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो गाड़ी में बार बार आके टक्कर मार रहा था और इतना गुस्सा हो गया था, ये गाड़ी भगाए और उसने टक्कर मार मार के गाड़ी का बुरा हाल कर दिया था। तो सांबर डियर भी बहुत खतरनाक होता है। अगर गाड़ी के पीछे कभी पड़ जाए तो उससे भी उतना ही डरने की जरूरत है जितना कि एक हाथी से। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जब सांबर ने अपने सींग घुसा के आदमी को मार डाला है। कभी एक वीडियो में इस बारे में भी बनाऊंगा। अब एंडरसन बोलते हैं कि रुस्तम गाड़ी चला रहा था, मैं बगल वाली सीट में बैठा था और बाकी दोनों लोग पीछे बैठे थे। अब रात के 1:15 हो रहे थे। करीब करीब ये आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। जंगल बहुत ही घना था। अब अचानक से एक ब्लाइंड मोड़ आया। जैसे ही रुस्तम ने गाड़ी मोड़ी, गाड़ी की लाइट पड़ी, देखा एक आदमी सड़क पे लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है। जल्दी से रुस्तम ने ब्रेक मारा कि कहीं गाड़ी उसके ऊपर ना चढ़ जाए। ये लोग गाड़ी से नीचे उतरे, देखने गए कि मैटर क्या है। तो जब जाके इन्होंने देखा तो वो आदमी नहीं था, एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 18 साल की रही होगी। उसने जो साड़ी पहनी थी उसको देख के लग रहा था कि ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। अब उसकी साड़ी और जैकेट कई जगह से फटी हुई थी और उस पर खून भी लगा हुआ था। अब उसकी जो साड़ी थी वो काले और लाल रंग की थी, तो उस पर जो खून लगा था वो हमें नहीं दिखा, क्योंकि ये दोनों कलर जो हैं उसमें अगर खून लगा हो तो दिखेगा नहीं। अब जब पास से जाके देखा तो मालूम चला कि उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। अभी वो लड़की जिंदा थी लेकिन बेहोश थी, लेकिन सांस चलती हुई दिख रही थी। अब चारों लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। सबका एक ही मत था कि इस लड़की को गाड़ी में डाल के पुंजूर ले जाना चाहिए, मैटर को पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और फिर इस लड़की को चमराज नगर के हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। लेकिन फिर सबके बीच में विचार आया कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, 18 साल की लड़की है, हम लोग 4 हैं, चारों के चारों आदमी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस लड़की को लेके जाएं और शक की सुई हमारे ही ऊपर आ जाए। ये स्टोरी भी बन सकती है कि पहले हमने गाड़ी से टक्कर मार के उसको गिरा दिया और बलात्कार किया। हालांकि इनके मन में थॉट्स थे कि अगर वो लड़की होश में आएगी तो वो बता देगी कि हम लोग बचा के लाए हैं, हम लोग अपराधी नहीं हैं। लेकिन अगर वो होश में नहीं आई तब क्या होगा? और इस बात की भी संभावना थी कि वो होश में आ जाती लेकिन उसे मालूम ही ना होता कि उस पर अटैक किसने किया है। कहीं वो खुद एंडरसन और उनकी टीम पर शक ना कर बैठती। यह भी संभावना है कि अपराधियों ने उसे बेहोशी की हालत में बैलगाड़ी में लाके यहां पटक दिया हो। तो अगर वो लड़की होश में आ भी गई तो भी इस बात की संभावना थी कि हमें अपराधी करार दे दिया जाता। और अगर वो लड़की मर जाती तो रेप और मर्डर दोनों के केस हम लोगों पर लगते और उसके बाद सालों तक केस चलता, फिर जेल या फिर होती फांसी। अब एंडरसन और उनके फ्रेंड्स 1 घंटे तक ये बहस वहां करते रहे और उस लड़की को देखते रहे कि क्या पता वो होश में आ जाए। लेकिन वो लड़की होश में नहीं आई। धीरे धीरे उसकी पल्स धीमी होती गई। अब ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन था कि एक इंसान को घने जंगल में छोड़ के जाना, जहां टाइगर भी है, हाथी भी है, बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य बात नहीं थी। वो दूसरी महिला जो मरी हुई मिली थी वो घटना और जो हाथी मरा हुआ मिला था वो घटना भी याद आ रही थी। दोनों ही केस में ये फंसते फंसते बचे थे। अब ये घटना और ज्यादा संगीन थी और इसमें गिल्टी करार दिए जाने के पूरे पूरे चांसेस थे। एक ही प्ली हम ले सकते थे कि अगर हम गिल्टी होते तो उसे लेके पुलिस स्टेशन क्यों लाते, हॉस्पिटल क्यों लाते।
लेकिन इसका भी इस तरीके से देखा जाता कि ये हमने चालाकीपूर्ण डिसीजन लिया है, अपने ही अपराध को छुपाने के लिए हम उसे यहां लेकर आए हैं। अब एंडरसन बोलते हैं, उस पार्टी का सबसे ज्यादा सीनियर मेंबर होने के नाते डिसीजन मुझे लेना था, और अगर मैं बोलता तो कोई इनकार नहीं करता, और डिसीजन ये होता कि उस लड़की को लेके हम हॉस्पिटल जाते और पुलिस स्टेशन जाते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमने उस लड़की को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ चले। उसके बाद हमें नहीं मालूम चला कि उस लड़की का क्या हुआ, लेकिन उसे ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आना मेरे दिल में हमेशा के लिए अपराध बोध बना के चला गया। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होती है। अब एंडरसन बोलते हैं कि अब मैं आपका मूड चेंज करने के लिए आपको दो शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं जहां मेरा टाइगर से सामना हुआ। अब एंडरसन बोलते हैं, पहली घटना उस समय की है जब मैं 15 साल का था और मेरे पिताजी मुझे लेकर गए थे लिंगाधल्ली, जो कि था कादूर डिस्ट्रिक्ट में मैसूर राज्य में। ये लोग गए थे कुछ बतखें और इस तरह के पक्षी मारने के लिए। अब एंडरसन के पिताजी बहुत बड़े शिकारी नहीं थे, लेकिन बंदूक कैसे पकड़ी जाती है, कैसे चलाई जाती है, एंडरसन को सिखाने वाले वही थे। वो बतख और इस तरह के पक्षी मारने के बहुत ही माहिर थे। वैसे शॉट एंडरसन आज भी नहीं मार पाते। अब लिंगाडल्ली के आसपास इस तरह के कुछ वाटर टैंक्स थे जहां पर बतखे और दूसरे जलीय पक्षी आते थे। कभी कभी गीज भी आती थी। अब इन वाटर टैंक्स के पास में रिजर्व फॉरेस्ट भी थे जहां पर टाइगर भी थे, लेपर्ड भी थे। अब इनके पास जो हथियार थे वो इनके पिताजी की फेवरेट डबल बैरल शॉटगन थी और एक पुरानी हैमर .12 बोर डबल बैरल शॉटगन। और ये 12 बोर वाली बंदूक केनेथ एंडरसन के बर्थडे पर उनके पिताजी ने केनेथ को गिफ्ट में दी थी। अब दोपहर को इनको मालूम चला कि टाइगर ने एक बैल मार दिया है जहां सुपारी की प्लांटेशन थी वहां पर, और ये जगह उस वाटर टैंक के नजदीक में ही थी जहां ये बतख मारने गए थे। अब उस बैल के मालिक ने ये बात केनेथ को बता दी थी, लेकिन केनेथ ने ये बात अपने पिताजी से छुपाई क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे ही वो टाइगर का नाम सुनेंगे वो नहीं जाने देंगे। हालांकि केनेथ एंडरसन को टाइगर के शिकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब बैल के मालिक ने बोला कि वो उस बैल की लाश के पास में एक मचान बांध देगा तो केनेथ एंडरसन उस पर बैठने के लिए तैयार हो गए। अब मन में इन्होंने सोचा था, करूंगा या मरूंगा। अब अपने पिताजी को इन्होंने बोला कि मैं फ्लाइंग फॉक्स को शूट करने जा रहा हूं। फ्लाइंग फॉक्स एक तरह का फ्रूट बैट था, यानी कि चमगादड़। इन्होंने बोला ये 11 बजे तक वापस आ जाएंगे, और इनके मन में कल्पना चल रही थी कि लौटूंगा तो जरूर, लेकिन साथ में होगा टाइगर। अब केनेथ एंडरसन अपने पिताजी को वो छोटा ट्रैवलर्स बंगलो में छोड़ के चले गए। ये बोला कि फ्लाइंग फॉक्स को मारने के पहले कुछ खरगोश या तीतर मार लूं। अब ये शाम के 5 बजे के पहले निकल गए और 1 घंटे के अंदर ही ये मचान पर अकेले बैठे थे। वो मचान जो कि बैल की लाश के पास में सुपारी के पेड़ों पर बनाया गया था। अब हाइट का इन्होंने अंदाजा लगाया तो जमीन से करीब 12 फीट की ऊंचाई पर था और बड़ा ही अनसेफ मचान था। अब ये ऐसा मचान था कि जिसको कि टाइगर बड़े आराम से देख लेता, और या तो वो आता ही नहीं, और अगर आता तो मचान पर भी आ जाता। लेकिन हम सभी ने कहावत सुनी थी, बिगिनर्स लक, यानी जो शुरुआत करता है शुरुआत में भाग्य भी उसका साथ देता है। अब गोधूली बेला यानी शाम के धुंधलके के टाइम पर ही टाइगर आ गया, और जो उसने पहला काम किया वो ये कि सिर उठा के एंडरसन को देखा। अब वो गुर्राया और रुक गया, और डर के मारे एंडरसन का बुरा हाल हो गया। अब इनके हाथ पैर जम गए, इनके शरीर की मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया। अगर ये अपने हाथ को उठाना चाह रहे थे तो ब्रेन सिग्नल ही नहीं भेज रहा था, हाथ हिलने को तैयार नहीं था, जैसे एंडरसन से बोल रहा हो, खुद तो निपट रहे हो, मुझे भी लेके जा रहे हो। अब ये डर के मारे जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मुंह ने भी बगावत कर दी थी। वो कह रहा था, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। अब टाइगर जोर से उछलने की तैयारी में था और गुर्रा रहा था। डर के मारे उंगलियों ने भी
बगावत कर दी, बंदूक को छोड़ दिया, बंदूक गिरी नीचे। अब जहां टाइगर था वहीं थी बंदूक। अब बंदूक की किस्मत अच्छी थी कि जमीन सॉफ्ट थी और जहां बंदूक गिरी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब टाइगर वहां से चला गया और बाद में एंडरसन जब ट्रैवलर बंगलो आए तो अपने आप को बहुत ही उलाहना दे रहे थे कि मैं इतना कायर क्यों हूं, और डर के मारे और शर्म के मारे अपने पिताजी को भी इन्होंने उस घटना के बारे में नहीं बताया। अब कुछ दिनों के बाद केनेथ एंडरसन एक और हंटिंग ट्रिप पर गए, लेकिन उस हंटिंग ट्रिप को दोस्तों कवर करेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।